Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will see MP पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट हुई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो 2017 में 26 मार्च को हुआ था, उसकी क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि यह जो एग्ज़ाम है फिर से 6 साल बाद 3 मार्च 2024 को होने वाली है, तो इसलिए हमें यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एग्ज़ाम आने से पहले कुछ हफ्ते पहले हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से देख लेना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रिपरेशन हुई है वो बहुत ही ज़्यादा बिल्ट हो जाए, अच्छी हो जाए। सो नाउ लेट्स सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हम लोग आज 1 to 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल्स एनालिसिस के साथ देखेंगे। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, आज इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम बुक से कंप्लीट करेंगे 1 to 50 क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए रामबाण के जैसा एग्ज़ाम में साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, यह जो बुक है इसमें आपको UPHSC, UPPSC जैसे तमाम जो PSC एग्ज़ाम के द्वारा सर्विस के द्वारा यह एग्ज़ाम जो कंडक्ट होती है उसका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। तो यह बुक बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप चाहे तो ये बुक परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस बुक से 1 to 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विथ एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे रहे आपके क्वेश्चन। तो यह जो एग्ज़ाम था वह मैंने आपको पहले भी बता दिया, यह 26 मार्च 2017 को हुआ था और अब 3 मार्च 2024 को होने वाला है इंग्लिश का पेपर। तो चलिए अब हम लोग 1 by 1 देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म मिथोस मीन्स इन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। तो यहाँ पे एरिस्टोटल के द्वारा जो मिथोस एक टर्म दिया गया है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है प्लॉट। प्लॉट को इन्होंने मिथोस टर्म दिया है और प्लॉट किसी भी स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच शेक्सपियरियन प्ले ओडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड। मतलब शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो ट्रेजेडी है हो कम, उसमें कौन सा प्ले में ओडिपस कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट किया गया है, मतलब शेक्सपियर के द्वारा दिखाया गया है। तो हेमलेट में शेक्सपियर ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स को रिफ्लेक्ट किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब बनियान पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। जॉन बनियान के द्वारा जो बुक लिखा गया है पिलग्रिम प्रोग्रेस, वह क्या है, किस टाइप का जॉनरा है, तो यह एक एलिगोरिकल नॉवेल है। नेक्स्ट है, हु रोट द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो विलियम कॉन्ग्रिफ जो एक रेस्टोरेशन राइटर थे, उन्होंने द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700 ईस्वी में लिखा। नेक्स्ट है, हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ। जो हीरोइक कपलेट होता है वह बना होता है, तो किससे बना होता है, आयम्बिक पेंटामीटर से। यह मीटर के पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच नॉवेल कैरेक्टर ललिता एंड सरोजा आर फाउंड। तो 2 वर्जिन्स जो कमला मार्कंडेय के द्वारा लिखा गया है और इसे पब्लिश 1974 में किया गया था, ये कैरेक्टर ललिता एंड सरोजा इस नॉवेल में मिलते हैं। द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो नन एज। तो क्या कहा जाता है, तो अगस्टन एज कहा जाता है। गोथिक नॉवेल्स डील विथ। गोथिक नॉवेल किस टाइप का जॉनरा है, तो यह एक हॉरर एंड सस्पेंस, मतलब इसमें भूत डरावने चीज़ दिखाए जाते हैं इस टाइप के नॉवेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस फेमस लाइन।
डिड ही हु मेड द लेम मेक दी। तो यह जो फ्रेज है वह किसके द्वारा बोला गया, किस पोइट के द्वारा? तो विलियम ब्लैक ने ये फेमस लाइन को बोला है। कौन सा पोएम में? द टाइगर। और यह टाइगर है पोएम, वह कब पब्लिश किया गया? तो 1794 में किया गया था। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है, इस कलेक्शन में इस पोएम को पब्लिश कराया गया था। फ्रेंड्स, इसमें आप जब सिलेबस देखेंगे, मैंने उस पर एक वीडियो भी डाली है, टू दी पॉइंट सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप इस बार भी एग्ज़ाम जो होने वाली है वो भी टू दी पॉइंट सिलेबस से ही हो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच पोइट डज द फॉलोइंग फ्रेज अप्लाई? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किस पोइट ने बोला है? तो एस.टी. कॉलरिज ने बोला है। और अपने किस वर्क में बोला है? बायोग्राफिया लिटरेरिया, एक वर्क लिखा था इन्होंने 1817 में, उसी वर्क में इन्होंने यह टर्म दिया था। हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ रामा मेहता नॉवेल इनसाइड द हवेली? रामा मेहता के द्वारा एक नॉवेल लिखा गया है इनसाइड द हवेली। उसमें जो प्रोटैगोनिस्ट मेन कैरेक्टर होता है वह कौन होता है? तो गीता होती है। और इस नॉवेल के लिए रामा मेहता को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1979 में मिल चुका है। और यह जो स्टोरी है वह रिवॉल्व्स करता है अराउंड अ गर्ल जिसका नाम होता है गीता, जो मुंबई में रहती है। और सी मैरी अ सन ऑफ अ फार्मर इंडियन प्रिंस एंड पोस्ट मैरिज सी रेलोकेट्स टू उदयपुर राजस्थान। मतलब इसमें गीता के बारे में बताया गया है। एडोनिस इज अ पेस्टोरल एलेजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। एडोनिस जो एक पेस्टोरल एलेजी है वो किसके द्वारा लिखा गया है और किस पे लिखा गया है? तो जॉन किट्स पे लिखा गया है। और किसने लिखा है? पीबी शेली ने। जब जॉन किट्स का डेथ हो जाता है तो उनके गम में यह पेस्टोरल एलेजी एडोनिस पीबी शेली लिखते हैं। विच poem of P.B. Shelley contain this line? Our sweetest songs are those that tell of sadness thought. यह जो फ्रेज लिखा गया है पीबी शेली के द्वारा, तो कौन सी पोएम में लिखा गया है फ्रेंड्स? तो इसमें टू दी स्काईलार्क जो पीबी शेली के द्वारा एक पोएम लिखा गया है, इस पोएम में यह जो फ्रेज है वो लिखा गया है। फ्रेंड्स, पोएम से फ्रेज पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से फ्रेज को अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एसे ऑफ इलिया इज अ रिटेन बाय। एसे ऑफ इलिया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स लेम के द्वारा यह एसे लिखा गया है और इसे 1823 में लंदन मैगजीन में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ विक्टोरियन एरा who was passed by ब्रिटिश पार्लियामेंट इन। मतलब फ्रेंड्स, जो ग्रेट रिफॉर्म एक्ट था वह कब पारित किया गया? तो वह 1832 में विक्टोरियन एज का जो शुरुआत होता है उस समय यह ग्रेट रिफॉर्म से को पारित किया गया था। एंड फ्रेंड्स, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उससे भी क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि आपने अभी देखा क्वेश्चन, और हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है कि हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है। नेक्स्ट है इन मेमोरियम टेनिसन मॉर्न्स द डेथ ऑफ। टेनिसन, लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है एक पोएम इन मेमोरियम। उसमें लॉर्ड टेनिसन किसके लिए दुख जाहिर करते हैं, किसके डेथ पे दुख जाहिर करते हैं? तो उनके एक दोस्त होते हैं आर्थर हेलम, उनके डेथ पे यह पोएम लिखते हैं। और यह पोएम वह लिखने में 17 साल का समय लेते हैं और आर्थर हेलम के डेथ पे, गम पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल
डज द सीन ऑफ वाइफ एक्यूजन टेक प्लेस। मतलब हार्डी के द्वारा लिखा गया एक कौन सा नॉवेल है जिसमें सीन है वाइफ का एक्यूजन का। तो मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज जो बहुत ही फेमस नॉवेल है हार्डी के द्वारा लिखा गया, इसमें एक मेन होता है वह शराब में पैसे के हाल में मतलब पैसे के लिए अपनी वाइफ और डॉटर को दूसरे आदमी के पास बेच देता है। तो यह एक वाइफ एक्यूजन का नॉवेल है जो हार्डी के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो सब टाइटल है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, वह है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मेन कैरेक्टर, इन शॉर्ट्स मेन कैरेक्टर। नेक्स्ट है माई डचेज इज एन। माई डचेज जो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है, यह क्या है? तो यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मतलब इसमें जो राजा होता है अपनी पत्नी डचेज को मार देता है, क्योंकि वह जब भी स्माइल करती थी तो अपना पति के सामने भी, सर्वेंट के सामने भी सेम स्माइल करती थी, जिसके कारण राजा ड्यूक है बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और अपनी वाइफ को डचेज को मार देता है। यह बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा, और इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं फ्रेंड्स। हु वाज द लीडर ऑफ प्री रेफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड। फ्रेंड्स विक्टोरियन एज में एक जॉनरा आया था प्री रेफेलाइट का ग्रुप का 1848 में। तो इसमें जो मेन लीडर होते हैं वो कौन है? तो इसमें जो मेन लीडर है वो है डीजी रोसिटी। डीजी रोसिटी ने यह ग्रुप को फाइंड किया था और हेड भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज द ऑथर ऑफ पॉपुलर ट्रेजिक प्ले राइडर्स टू द सी। राइडर्स टू द सी जो वन एक्ट का प्ले है और ट्रेजिडी है, वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो बुक है, यह जो नॉवेल है, वह J.M. सिम्स के द्वारा लिखा गया, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आर्यन आइसलैंड पे कहानी है, जो एक ट्रेजिक कहानी है और वन एक्ट का प्ले है। इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्ट लैंड डिवाइडेड। द वेस्ट लैंड जो T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है मॉडर्न एज में, वह कितने पार्ट में डिवाइड है? तो यह 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला है द बरियल ऑफ डेथ, दूसरा है द गेम ऑफ चेस, तीसरा है फायर सरमन, चौथा है डेथ बाय वाटर एंड फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। और यह जो पोएम है वह पब्लिश किया गया था 1922 में, और इसमें जो लाइन है वह 433 या फिर 434 लाइन्स है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉवेल है, पोएम है फ्रेंड्स, तो इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नरेटिव टेक्निक डज जेम्स जॉइस यूज इन हिज राइटिंग। मतलब जेम्स जॉइस है वह कौन सा टेक्निक अपना राइटिंग में यूज करते थे? तो वह यूज करते थे अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। मतलब दिमाग जो सोच रहा है, फ्लो ऑफ थाउट, मतलब जो दिमाग में आ रहा है उसे लिखते जा रहे हैं। इस टेक्निक को जेम्स जॉइस ने क्वाइन किया था, और इस टेक्निक को डोरोथी रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉइस जैसे राइटर्स ने यूज किया था अपनी राइटिंग में। नेक्स्ट है, इन विच नॉवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ अ कैरेक्टर चेंजेस सेक्स। वर्जीनिया वुल्फ के कौन सा नॉवेल में जो कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर वह अपनी जेंडर को चेंज कर लेता है, यानी कि अपनी सेक्स को चेंज कर लेता है। तो वह जो नॉवेल है वह है ऑरलैंडो, जो 1928 में पब्लिश किया गया। इसमें जो ऑरलैंडो है वह पहले मेन होता है, उसके बाद वह वीमेन में बदल जाता है, यानी कि अपनी सेक्स को चेंज कर लेता है, अपनी जेंडर को। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेंट्रल थीम ऑफ बर्नार्ड शो मिसेस वारेन प्रोफेशन। मतलब फ्रेंड्स जीबी शो के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल मिसेस वारेन प्रोफेशन, इसमें कौन सा सेंट्रल थीम है?
तो इसमें जो सेंट्रल थीम है वो प्रोस्टिट्यूशन का है। और यह जो नॉवेल है मिसेस वारन प्रोफेशन, वो जीबी शो के द्वारा लिखा गया है और इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था लंदन में 1902 में। और यह एक प्रॉब्लम प्ले है फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एल्डस हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज अ, एल्डस हक्सले के द्वारा ब्रेव न्यू वर्ल्ड है वह किस टाइप का जॉनरा का वर्क है? तो यह एक प्रोफेटिक नॉवेल है जो डिस्टोपियन नॉवेल के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1932 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वेयर द फाउंडर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप, अ लिटरेरी ग्रुप ऑफ इंग्लैंड। मतलब यहाँ पे ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में पूछा गया है। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन कौन से मेंबर आते थे? तो वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉरेस्टर, लिंटन स्टार्ची, ये सारे ब्लूम्सबरी ग्रुप में आते हैं जो अमेरिका से बिलोंग करते थे। और यह ग्रुप है वह 20th सेंचुरी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वाज बिलीव्ड टू बी अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। यह जो फ्रेज है वह किसके द्वारा बोला गया है? तो यह फ्रेज है वह T.S. इलियट, जो एक मॉडर्न राइटर है बहुत ही फेमस, उनके द्वारा यह फ्रेज बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडी। मतलब शेक्सपियर के द्वारा जो कॉमेडी लिखा गया है उसे किसने प्रीफर्ड किया अपने ट्रेजेडी में? तो सैमुअल जॉनसन के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, यह वीडियो थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है लेकिन यह रामबाण के जैसा काम करेगा, क्योंकि लास्ट वक्त में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। और जो एस्पिरेंट्स न्यू हैं, मतलब कुछ भी तैयारी नहीं किए, हल्का फुल्का किए हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है यह वीडियो। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द नॉवेल लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो विलियम गोल्डिंग के द्वारा लिखा गया है वो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज 1954 में। और इसमें बताया गया है एडवेंचरस स्टोरी, जिसमें एक आयरलैंड में कुछ बच्चे फंस जाते हैं और उनकी कहानी को बताया गया है विलियम गोल्डिंग के द्वारा। केट मिलेट्स बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज एसोसिएटेड विथ। तो यह फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय। तो I.A. रिचर्ड्स के द्वारा 1924 में यह बुक लिखा गया था, यानी कि 1924 में यह प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है, आर्स पोएटिका इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क ऑफ। आर्स पोएटिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो सबको जानते हैं हॉरेस के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो पूरा नाम है, मतलब मीनिंग है आर्स पोएटिका का, वह है द आर्ट ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म हमार्सिया as used by Aristotle in his theory of tragedy। हमार्सिया का मतलब क्या है जो एरिस्टोटल ने दिया था अपनी थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में? तो मतलब होता है ए फेटल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, यानी कि किसी कैरेक्टर पे फेटल फ्लो हो जाना, मतलब उसका एक गलती के कारण उसका सारा भाग्य ख़त्म हो जाना। जैसे कि होता है ना हम लोग में कि एक गलती के कारण वह ज़िंदगी भर पछताता है, उसके साथ हमेशा गलत होता है, वही होता है हमार्सिया, यानी कि फेटल फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल अ ट्रेन टू पाकिस्तान।
ए ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? तो खुशवंत सिंह के द्वारा फर्स्ट नॉवेल कंसिडर भी किया जाता है और यह एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जो 1956 में ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है। और इसमें खुशवंत सिंह ने पाकिस्तान एंड इंडिया के पार्टीशन के बारे में इस नॉवेल में जिक्र किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए हाउस ऑफ फॉर मिस्टर विश्वास? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसके द्वारा लिखा गया है? तो वी.एस. नायपॉल के द्वारा लिखा गया है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, जो 1961 में लिखा गया है और यह एक नॉवेल है। और इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट है वह है मिस्टर मोहन विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल डिसग्रेस? डिसग्रेस का नॉवेल के ऑथर कौन है? तो जे.एम. कॉटेजी इस नॉवेल के ऑथर हैं। और यह जो नॉवेल है जे.एम. कॉटेजी के द्वारा 1999 में पब्लिश किया गया और इस बुक को बुकर प्राइज से भी अवार्ड किया गया है। नेक्स्ट है, हु रोट दिस लाइन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक? यह जो फ्रेज है वह किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? तो यह जो फ्रेज है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। कौन से बुक में? तो इन्होंने एक बुक लिखा था गीतांजलि, उसमें लिखा है, इस लाइन को अपीयर किया है पोएम नंबर 35 में। नेक्स्ट है, कुपिड इन ग्रीक मैथोलॉजी इज अ गॉड ऑफ? तो इसका आंसर होगा लव। कुपिड इन ग्रीक मैथोलॉजी is the god of love. According to myth, Cupid was the son of Mercury, the winged messenger of God. मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे कुपिड जो ग्रीक मैथोलॉजी टर्म है उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब होता है लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द नॉवेल ऑफ अशोक के बनकर आर द रिटेलिंग ऑफ द रामायण एंड द महाभारता? अशोक कुमार बनकर के द्वारा जो एक ऑथर एंड स्क्रीन राइटर हैं उनके द्वारा यह रिटेलिंग नॉवेल लिखा गया है, मतलब रामायण और महाभारत पे यह नॉवेल अपना लिखे हैं। नेक्स्ट है, हु प्रोफाउंडेड द थ्योरी ऑफ ध्वनि इन हिज ट्रीटाइज ध्वन्यालोका? तो ध्वन्यालोका वर्ड है, मतलब बुक है, उसमें थ्योरी ऑफ ध्वनि किसने दिया है? तो आनंद वर्धना ने द थ्योरी ऑफ ध्वनि ध्वन्यालोका बुक में दिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभिभावा अनुभवा एंड वाई वी विचारस आर द कंस्टिट्यूशंस ऑफ? तो यह होगा रसा। रसा में यह विभावा अभिभावा और वाई वी विचारा ये होता है तब रस का फॉर्मेशन होता है और यह भरत मुनि के द्वारा दिया गया है यह टर्म। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ट बाय इनफ्लेक्शनल लैंग्वेज? इनफ्लेक्शनल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड एज ग्रामेटिकल फंक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज टारगेट लैंग्वेज? टारगेट लैंग्वेज क्या होता है फ्रेंड्स? द लैंग्वेज इंटू विच टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड। मतलब एक होता है GTM मतलब मदर भाषा, मदर टंग, और एक होता है टारगेट लैंग्वेज जिसे हम लोग को सिखाया जाता है, जैसे कि इंग्लिश हम लोग का टारगेट लैंग्वेज हो गया, तो वह ट्रांसलेटेड लैंग्वेज भी बोला जाता है टारगेट लैंग्वेज को। नेक्स्ट है, अ थ्योरी ऑफ ग्रामर विच वाज proposed by the American linguist Noam Chomsky in 1957 is called? The theory of grammar which was proposed by the American linguist Noam Chomsky, उसको बोला जाता है द ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर। इस थ्योरी को
नोम चॉम्स्की के द्वारा प्रपोज किया गया था 1957 में। और यह एक मतलब नोम चॉम्स्की एक महान लिंग्विस्ट थे। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटोनेशन। इंटोनेशन के मतलब क्या होता है? तो द वे ऑफ वॉइस राइज एंड फॉल, मतलब एक ऐसा रास्ता जिससे वॉइस राइज होता है और डाउन भी होता है, मतलब फॉल भी होता है, उसे इंटोनेशन कहा जाता है। यह एक फोनेटिक्स टर्म से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द लिटरेरी टर्म्स यूज टू इंडिकेट द पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड, मतलब किसी भी लिटरेचर को लिखने के लिए एक पार्टिकुलर टाइप्स की राइटिंग को खोजा जाता है, इन्वेंट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जॉनरा कहते हैं। जैसे कि ड्रामा का जॉनरा हो गया, नॉवेल का जॉनरा हो गया, तो एक टाइप का लिखने का राइटिंग पैटर्न होता है, तो उसे हम लोग जॉनरा बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? तो होता है क्या? गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफिकेशन जब किसी ऑब्जेक्ट में, निर्जीव वस्तु में मनुष्य की क्वालिटी को दे देते हैं, तो वह पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे फ्रेंड्स द फ्लावर इज डांसिंग, तो डांसिंग यह ह्यूमन का क्वालिटी है, तो यह पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ अ सोनेट आर ऑल्सो नोन एज, मतलब 8 लाइन की सोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्टेव कहा जाता है। यह मीटर से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। हु इज द एक्सपोनेंट्स ऑफ व्यू ऑफ पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। यह जो फ्रेज है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, वह किसके द्वारा दिया गया है? तो मैथ्यू ऑरलैंड के द्वारा दिया गया है। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रेज है फ्रेंड्स, सभी परीक्षाओं में इंग्लिश लिटरेचर का पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर से पूछा जाता है मैथ्यू ऑरलैंड के क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है in the prologue of Canterbury Tales, the Pilgrims was undertaken in which month? तो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जो जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया है, पिलग्रिम्स लोग किस मंथ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं? तो वह अप्रैल मंथ से शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। फ्रेंड्स प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स पे मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो पूरी टेल शुरू से लेकर प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स क्या है, उसमें कितने टेल हैं, 1 बाय 1 मैंने कंप्लीट करा रखा है, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज हम लोग 50 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है, तो हम लोग 50-50 करके यह जो सिलेबस है, मतलब क्वेश्चन बैंक है, उसे कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2017 में कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम इंग्लिश पेपर का, उसका है। और यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो शुरू प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूजीसी नेट या फिर अदर स्टेट से पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो वैकेंसी निकलता है, उसके लिए भी अभी वीडियो बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर सीरीज ऑफ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 इंग्लिश सॉल्व पेपर। सो लेट्स सी। फ्रेंड्स इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपके साथ एक बात को रखना चाहती हूँ, मतलब आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ कि आजकल न्यूज़ में और यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बहुत सारे वीडियोज देखने को मिल रहे हैं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, 3 मार्च को यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, या फिर डेट इसका एक्सटेंड होगा। और
जो अभी फॉर्म रीओपन हुए हैं उसका लास्ट डेट कब है, कब तक यह फॉर्म फिल होगा और कोर्ट का जो केस है वह किस तरह से है। बहुत सारे वीडियोज बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप सीरियस एस्पेरेंट्स हैं, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ये सारे बातों को, ये सारे वीडियोज को नेगलेक्ट करें, क्योंकि यह पहला कंडीशन हमारे साथ नहीं हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा यूजीसी नेट में भी जब कोरोना का टाइम था, उस समय भी एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा था और इसमें भी यूजीसी नेट में भी एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, इस टाइप से एजम्पशन बन रहे थे। ठीक इस एग्ज़ाम में भी ऐसी कंडीशन आ गया है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जिस तरह से यूजीसी नेट में डिले हो रहा था एग्ज़ाम को लेके और लास्ट में यूजीसी नेट एनटीए ही रिलीज़ करती थी, कोई भी नोटिस और एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, लेती थी, ठीक उसी प्रकार एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही लिया जाएगा या फिर इसका डेट एक्सटेंड किया जाएगा। जो भी कुछ होगा यही करेगी, मतलब एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सरकार ही करेगी। तो हमें इससे कोई भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि थोड़ी सी डीमोटिवेशन होती है, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, 3 मार्च को एग्ज़ाम हो या फिर डेट एक्सटेंड हो, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी प्रिपरेशन को अच्छी देना चाहिए, प्रिपरेशन में लगे रहना चाहिए, ताकि यह एग्ज़ाम को हम लोग क्रैक कर सके। सो फ्रेंड्स, आज है 24, कल है 25 फरवरी। तो अब 25 फरवरी को ही पता चलेगा कि यह एग्ज़ाम 3 मार्च को होगी या नहीं होगी, क्योंकि 25 फरवरी को ही एडमिट कार्ड आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कल एडमिट कार्ड आती है या नहीं आती है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे इस एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स, यह जो सॉल्व पेपर है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो 200 क्वेश्चन है, वह मतलब यह एक रामबाण है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह किसी भी स्टेट से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकले या फिर यूजीसी नेट हो या फिर सेट एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो हम लोग चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 to 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, और अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, तो आप ज़रूर से वहाँ पे जाके देख ले फ्रेंड्स। सो हम लोग चलिए अब हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना विथ एनालिसिस। तो हमारे पास 51 क्वेश्चन है। फ्रैलिटी द नेम इज वीमेन इज अ फेमस फ्रॉम द प्ले। यह जो फ्रेज लिखा हुआ है फ्रैलिटी द नेम इज वीमेन, वह कौन सा शेक्सपियर के प्ले से लिया गया है फ्रेंड्स? तो हेमलेट में हेमलेट के द्वारा यह फ्रेज बोला गया था, और हेमलेट है वह वन ऑफ द फेमस ट्रेजेडी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। और यह जो फ्रेज है वह एक्ट 1 सीन 2 में बोला गया है। We have next question is name the autobiography of कमला दास। इन चारों ऑप्शन में से कमला दास के द्वारा कौन सी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है? तो माई स्टोरी इंते कथा, जिसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, मतलब ऑटोबायोग्राफी है कमला दास का। इसने इस स्टोरी में, इस नॉवेल में इन्होंने, कमला दास ने अपनी जीवनी के बारे में लिखा है। और यह जो कमला दास है वह एक कॉन्फेशनल इंडियन पोएट थी। यह अपने जीवन से रिलेटेड सारे स्टोरी को अपने पोएम के जरिए लिखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट डिड द प्री रफेलाइट एम एट? प्री रफेलाइट जो 1848 में विक्टोरियन एज में आया था, यह जॉनरा,
उसका मेन एम क्या था? तो इसका मेन एम था शोइंग इंटरेस्ट इन मेडियलिज्म, पिक्टोरियल रियलिज्म विथ सिंबॉलिक ओवरटोन, यूनिक ऑफ फ्लैश एंड स्पिरिट। ये तीनों क्वालिटी इसमें थे प्री रेफेलाइट जॉनरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज essay T.S. Eliot introduced the term objective correlative। फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में से T.S. एलियट के द्वारा टर्म कॉइन किया गया है जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, वह किस एसे में किया गया है? तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को टर्म को कॉइन किए हैं T.S. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, Who is the person that appears throughout the wasteland? वेस्टलैंड जो T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है उसमें कौन सा पर्सन है जो अपियर होता है? तो टायर्सियस। टायर्सियस नरेटर भी होता है इस पोएम का और ब्लाइंड होता है, और यह जो टायर्सियस है वह इस वेस्टलैंड में अपियर होता है एज ए पर्सन। नेक्स्ट है, Which of the following plays begins with the line if music be the food of love play on? यह जो फ्रेज है, यह जो लाइन है, वह कौन सा वर्क में बिगनिंग होता है इस फ्रेज से? तो 12th नाइट जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, इस लाइन से इस प्ले का ओपनिंग होता है फ्रेंड्स। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, The Twice Born Fiction, a critical study of Indian fiction, is written by। तो मीनाक्षी मुखर्जी के द्वारा यह बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट है, कुर्तज, ए पावरफुल फिगर अपीयर इन द नॉवेल। कुर्त जो एक कैरेक्टर है वह किस नॉवेल में अपीयर होता है? तो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो जोसेफ कॉर्नेट के द्वारा लिखा गया है, 1899 में पब्लिश हुआ, उसमें कुर्ट्स अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसे कैन द सबअल्टर्न स्पीक वाज रिटन बाय। यह जो एसे है कैन द सबअल्टर्न स्पीक वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के द्वारा यह एसे लिखा गया है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रिटिकल एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक है वर्क है। नेक्स्ट है, सी ऑफ पॉपीज हैज़ द थीम ऑफ। सी ऑफ पॉपीज जो अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, उसका मेन थीम क्या है? तो उसका मेन थीम है माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इस वर्क में माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह हो जाना, जैसे कि असीमा और अशोक, इसमें जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो अमेरिका चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, और बहुत सारे इंडियन जो होते हैं वो माइग्रेट होके अमेरिका चले जाते हैं। तो उस पे बेस्ड थीम पे यह नॉवेल लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा, और इस वर्क के लिए इन्हें बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड भी किया गया है, मेन बुकर प्राइज। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द थिएटर वाज क्लोज्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में थिएटर कब क्लोज्ड किया गया? तो 1643, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है। इस डेट में थिएटर को पुरिटन ओलिवर क्रॉमवेल जो एक पुरिटन लीडर थे उसके द्वारा 1642 में थिएटर को क्लोज कर दिया गया था, और रीओपन कब किया गया? 1660 में रेस्टोरेशन एज के साथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बिलोंग टू थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल का कौन सा वर्क है इसमें? तो सार्टर्स रिसार्टर्स थॉमस कार्लाइल का है। नेक्स्ट है, हु इज द मोस्ट नोटेबल फिगर इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन 1833। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो चर्च से रिलेटेड था, उसमें जो मेन फिगर था वो मेन एंड मोस्ट नोटेबल फिगर है, जो मतलब मेन, वह कौन थे? तो हेनरी न्यूमैन थे। नेक्स्ट है,
पैंथिज्म इज द बेस्ट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। पैंथिज्म किस पोइट से रिलेटेड है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। और पैंथिज्म क्या होता है? पैंथिज्म रेफर्स द बिलीफ दैट गॉड एग्जिस्ट इन द ऑल नेचुरल थिंग्स इज बेस्ट एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज कॉल्ड द वर्शिपर ऑफ नेचर। मीन्स फ्रेंड्स, पैंथिज्म मतलब जो नेचर के प्रति पुजारी हो, नेचर का पुजारी हो, उसे हम पैंथिज्म कहते हैं। तो नेचर का पुजारी कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चौसर द कैंटरबरी टेल्स which tale deals with the two young Theban warrior? तो द नाइट्स टेल जो वेरी फर्स्ट टेल है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का, इसमें दो नाइट्स होते हैं, आर्सिट और पेलामन, उसकी कहानी को बताया गया है। और फ्रेंड्स, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स पे इंडिविजुअल टेल्स मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखा है, सारी वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पीरियड ऑफ लिटरेचर इन विच वाइसरले, कॉन्ग्रीव एंड ड्राइडन डेवलप कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये जो राइटर्स हैं विलियम वाइसरले, कॉन्ग्रीव, ड्राइडन, ये किस एज से बिलोंग करते हैं? तो ये रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं और अपनी बहुत ही अच्छी अच्छी वर्क को भी रेस्टोरेशन एज में लिखा है। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड इन कोलैबोरेशन विथ। मतलब लिरिकल बैलेड जो लिखा गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, वह किसके साथ, एक और किसके साथ लिखे हैं? तो एस.टी. कॉलरिज के साथ इन्होंने प्रीफेस लिरिकल बैलेड को लिखा 1798 में। लेकिन जब पूछा जाएगा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड तो वो होगा 1800 में। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट डज नॉट बिलोंग टू द विक्टोरियन पीरियड। तो विक्टोरियन पीरियड में कौन सा राइटर इसमें बिलोंग नहीं करते हैं? तो थॉमस ग्रे ये बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन टेनिसन, ब्राउनिंग और मैथ्यू ऑर्लैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है विक्टोरियन एज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट इट इज अ स्ट्रेंज बट ट्रू फॉर ट्रूथ इज ऑलवेज अ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। यह जो फ्रेज है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो लॉर्ड बायरन के द्वारा अपने डॉन जियोन एक वर्क लिखा है इन्होंने, इसमें यह फ्रेज को लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म इन वर्ड्स वाज रिटन बाय। एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है और इसे पब्लिश किया गया 1711 में। नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, तो ऐसे यह नहीं समझिएगा, क्योंकि यह जो वर्क है वह है एक पोयम। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए हम लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म तो ऐसे होगा, लेकिन यह पोयम है पॉप का जो 1711 में पब्लिश किया गया। नेक्स्ट है, कॉलरिज डील्स विद द एलेगरी ऑफ sin, punishment and redemption इन हिज पोएम। तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स का सबसे फर्स्ट जो पोएम होता है वह होता है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। इसमें एस.टी. कॉलरिज ने सीन, पनिशमेंट, रिडम्पशन का कॉन्सेप्ट को दिया है। नेक्स्ट है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ अ कैरेक्टर नेम्ड बैंको। बैंको नाम का कैरेक्टर किसमें आता है इन चारों प्ले में? तो मैकबेथ में बैंको नाम का कैरेक्टर आता है। नेक्स्ट है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इज रिटन बाय। तो ये लिखा गया है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। इन चारों में से वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सा पोएम नहीं लिखा गया है? तो लव फिलोसफी नहीं लिखा गया है, बाकी ये डेफोडिल्स, सॉलिटरी रिपर, टिंटन्स एबे ये सारे लिखे गए हैं।
और यह जो लव्स फिलोसफी है वह पीबी सेलिक के द्वारा, मतलब पीबी सेलिक पर लिखा गया है। बाय ले हंट ने लिखा है इस पोयम को 1819 में और इसे पब्लिश किया है। नेक्स्ट है एक्सपेरेनिज्म वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट। यह जो वर्ड है वह किसके अगेंस्ट था? रिवोल्ट। तो नेचुरलिज्म के अगेंस्ट यह रिवोल्ट था। हु प्रोफाउंडेड द मैमेटिक थ्योरी ऑफ आर्ट। थ्योरी ऑफ मैमेटिक्स प्लेटो के द्वारा दिया गया है। इन्होंने, प्लेटो ने ही मैमेटिक थ्योरी यानी कि नकल करने की थ्योरी को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिस्ट्री प्लेज बेस्ड ऑन। जो मिस्ट्री प्लेज है, जो सबसे पहले जो प्लेज आया था वह किस पे बेस्ड होता है? मिस्ट्री एम ट्रिपल एम, मिस्ट्री, मिराकल एंड मोरालिटी प्ले। तो जो मिस्ट्री प्लेज है वो होता है बेस्ड ऑन बाइबल, और जो मिराकल जो होता है प्ले वो होता है बेस्ड ऑन सेंट, एंड जो मोरालिटी प्ले होता है वो मोरल लेसन पे बेस्ड होता है। तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इज नन फॉर हिज थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। तो कौन सा वर्ड्सवर्थ का इसमें से वर्क है जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन के नाम से जाना जाता है? तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स 1798, जो थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन के नाम से जाना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट आई हैव मेड, एट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर दिस glimpse that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move। यह जो लाइन है वह टेनिसन के द्वारा दिया गया है। तो किस वर्क में दिया गया है, किस पोयम में? तो यूलिसिस पोयम में दिया गया है, और इस पोयम को लिखा गया है 1833 में और पब्लिश किया गया 1842 में। और यह जो पोयम है यह विक्टोरियन एज में लिखा गया है। नेक्स्ट है डचेस ऑफ मल्फी इज अ ट्रेजिक प्ले बाय डचेस ऑफ मल्फी। जो एक ट्रेजिक प्ले है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया है, और जॉन वेबस्टर ट्रेजिडी प्ले के लिए फेमस है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिटेन ऑन द लाइफ ऑफ रमा। मीन्स लॉर्ड राम के बारे में इन चारों में से कौन से राइटर नहीं लिखे हैं? तो काल्हन ने ऐसे कोई भी वर्क नहीं लिखा है जो बेस्ड हो राम के लाइफ पे, लॉर्ड राम के लाइफ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द बिब्लिकल सोर्स फॉर द थीम ऑफ क्रिएशन एंड द फॉल ऑफ मैन। जो यह वर्क है उसका थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वह है The Book of Genesis. The Book of Genesis is the biblical source of the theme of creation and fall of man. Next है which one of the following is a pastoral elegy written by John Milton? जॉन मिल्टन के द्वारा इनमें से कौन सा एक पेस्टोरल एलेजी लिखा गया है? तो लिसिडस पेस्टोरल एलेजी लिखा गया है, और किसके डेथ पर? एडवर्ड किंग के डेथ पे लिखा गया है यह एलेजी। नेक्स्ट है हु इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। एलिजाबेथन टाइम में यूनिवर्सिटी विट्स का जो रोल है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स ने डिफरेंट वर्क को लिखा है, जिसमें से जो वन ऑफ द हेड यूनिवर्सिटी विट्स हैं वो है क्रिस्टोफर मार्लो। तो इसमें जो ऑप्शन में से क्रिस्टोफर मार्लो एक यूनिवर्सिटी विट्स है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट।
एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट को किसने लिखा? तो अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा। और इसे कब लिखा गया? 1734 में, और पब्लिश किया गया जनवरी 1735 में। और इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें एड्रेस किया गया है, एड्रेस टू पॉप्स फ्रेंड्स जॉन अर्बथनॉट टू एपिस्टल इज एन एपोलॉजी इन विच पॉप डिफेंडेड हिज वर्क अगेंस्ट द अटैक ऑफ हिज डिक्टेटर। मतलब इसमें अलेक्जेंडर पॉप ने अपने फ्रेंड्स डॉक्टर अर्बथनॉट के बारे में लिखा है। नेक्स्ट है, हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रिनाशा एंड रिफॉर्मेशन। मतलब चाइल्ड ऑफ रिनाशा और रिफॉर्मेशन, इन चारों में से किसे कहते हैं? तो जॉन मिल्टन को चाइल्ड ऑफ रिनाशा एंड रिफॉर्मेशन कहा जाता है। और इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क को लिखा है, जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जब ये अंधे हो गए थे, लिसिडस, कॉमर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है, द टर्म डिक्शन सिग्निफाइज। डिक्शन का मतलब क्या होता है? डिक्शन का मतलब होता है जो हम वर्ड को चूज करते हैं, अरेंज करते हैं, तो चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही डिक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है, इलिक ब्लेयर इज द ओरिजिनल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। इरिक ब्लेयर ओरिजिनल नेम इन चारों में से किसका नाम था? तो जॉर्ज ऑरवेल का नाम था इरिक ब्लेयर। नेक्स्ट है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स इज क्वाइटेड अपीयर इन विच नॉवेल। यह जो लाइन है वह किस नॉवेल में अपीयर हुआ है? तो एनिमल फार्म में यह लाइन अपीयर हुआ है। और एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल, जिनका पूरा नाम है, ओरिजिनल नाम है इरिक ब्लेयर, उनके द्वारा यह लिखा गया है वर्क। नेक्स्ट है, हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे कोड हर सेंटियागो अपीयर्स इन। मतलब सेंटियागो जो करेक्टर है वह किस वर्क में अपीयर होता है? तो ऑल एंड द ओल्ड मैन एंड द सी में यह सेंटियागो है जो अपीयर होता है। और इस वर्क को, इस नॉवेल के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है अर्नेस्ट हेमिंगवे को। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म पैरासोडी सिग्निफाई। पैरासोडी का मीन्स क्या होता है? तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन ही पैरासोडी कहलाता है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ उटोपिया। उटोपिया का ऑथर कौन है? तो थॉमस मोर ने उटोपिया को लिखा था और इसे पब्लिश 1516 में कराया। और उटोपिया का मीन्स होता है कि जहाँ सब कुछ अच्छा हो, कुछ भी खराब ना हो। नेक्स्ट है, ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, किंग्स जेम्स बाइबल। ऑथोराइज्ड वर्जन कब लिखा गया? तो 1611 में लिखा गया। और यह जो क्वेश्चन है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस वर्क ऑफ लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस के द्वारा कौन सा वर्क इन चारों में से लिखा गया है? तो ऑन द सबलाइम। इन्होंने 5 सब्लिमिटी सोर्स को दिया है, जिसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्लिमिटी है वो ग्रैंडियर थाउट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच स्कूल डू जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रयू मार्वल बिलोंग्स टू। ये जो तीनों राइटर है वो कौन सा स्कूल से बिलोंग करते हैं? तो मेटाफिजिकल पोइट से। फ्रेंड्स, मैंने इस चैनल पे स्कूल ऑफ पोइट्स जैसे कि जॉर्जियन पोइट, सेल्टिक रिवाइवल पोइट्स, मेटाफिजिकल और प्री रेफेलाइट एटसेट्रा, सारे राइटर्स को मैंने कर चुका है और उस पर प्लेलिस्ट भी बना रखा है। और हमेशा इनसे क्वेश्चन आते हैं स्कूल ऑफ पोइट्स सीरीज से। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को ज़रूर से देख ले फ्रेंड्स, क्योंकि यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्टेटर वाज अ जॉइंट इंटरप्राइजेज ऑफ दिस टू ऑथर।
मतलब द स्पेक्टेटर है पीरियोडिकल, वह किन दो राइटर्स के द्वारा लिखा गया है? तो स्टील एंड एडिशन के द्वारा 1711 में लिखा गया है यह पीरियोडिकल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन यू आर ओल्ड वाज रिटेन बाय, यह जो पोयम है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो W.B. इट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हु इज द प्रोटागोनिस्ट इन राजा राव नॉवेल्स कांथापुरा? कांथापुरा में कौन सा कैरेक्टर इन चारों में से प्रोटागोनिस्ट होता है? तो मूर्ति है वह प्रोटागोनिस्ट होता है, और कांथापुरा 1938 में लिखा गया है राजा राव के द्वारा। नेक्स्ट है, द टर्म इको क्रिटिसिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, इको क्रिटिसिज्म फर्स्ट यूज किसके द्वारा किया गया इन चारों में से? तो विलियम रुकर्ट के द्वारा इको क्रिटिसिज्म को फर्स्ट बार यूज किया गया था। नेक्स्ट है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय T.S. Eliot इन हिज एसे ऑन, मतलब डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किस वर्क में T.S. Eliot ने यूज किया था? तो मेटाफिजिकल पोइट्स में इन्होंने यह टर्म को दिया था। और फ्रेंड्स, ये मेटाफिजिकल पोइट्स पहले फेमस नहीं थे, लेकिन जब T.S. Eliot ने यह ऐसे लिखा मेटाफिजिकल पोइट्स, उसके बाद से ये जो ग्रुप है वह बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डील विद द स्टोरी ऑफ इंडियन पार्टीशन, इन चारों में से कौन सा नॉवेल है जो इंडियन पार्टीशन के स्टोरी को डील करता है? तो आज़ादी जो नॉवेल है जो लिखा गया है चमन नहल के द्वारा, ये नॉवेल इंडियन पार्टीशन जब हुआ था उसको डील करता है, और इस नॉवेल को 1975 में पब्लिश किया गया, और इनके जो राइटर हैं वो है चमन नहल। नेक्स्ट है, Which British playwright wrote a play based on two minor characters in Hamlet called Rosencrantz and Guildenstern? तो टॉम स्टोपर्ट ने इन दोनों कैरेक्टर पे बेस्ड एक वर्क को इन्होंने लिखा है जो एक ट्रेजिक कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिलेटेड टू हिज चाइल्डहुड? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन कि वर्ड्सवर्थ ने किस वर्क में अपने चाइल्डहुड स्टोरी को एक ऑटोबायोग्राफिकल के तरह से लिखा है एक वर्क में, तो इसका आंसर होगा द प्रीलूड। इसमें इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है, लेकिन इसका आंसर दिया गया है ए, जो कि गलत है फ्रेंड्स। आपको कौन सा आंसर सही लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट जनरेशन। बिट जनरेशन क्या है? तो ए ग्रुप ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट ऑथर ऑफ द इमर्ज इन अमेरिका इन 1950। अमेरिका में एक ग्रुप इमर्ज हुआ था जो बिट जनरेशन पे बेस्ड था। फ्रेंड्स, मैंने बिट जनरेशन पे भी वीडियो बना रखा है, उसकी एक सीरीज के प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप वह सीरीज को जरूर से देख लें, क्योंकि देखिए मेटाफिजिकल पोइट्स से आ ही गया, बिट जनरेशन से आ ही गया, और नेक्स्ट एग्जाम में हो सके या फिर कई एग्जाम में आए हैं कि बिट जनरेशन के राइटर्स मतलब पोइट्स कौन कौन से हैं, राइटर कौन कौन से हैं, तो आपको वहाँ पे छांटना होगा, तो इसलिए वह सीरीज को जरूर से देख लें, इस चैनल पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदर इज अ वेल नोन वर्क ऑफ। द मदर किसके द्वारा लिखा गया? तो श्री अरबिंदो के द्वारा यह बुक को लिखा गया है 6 चैप्टर में, और 1927 में लिखा गया है इस वर्क को। नेक्स्ट है, मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु सेड दिस। यह जो फ्रेज है वह किसके द्वारा बोला गया है? तो विलियम ब्लैक के द्वारा यह फ्रेज लिखा गया है, मतलब बोला गया है। नेक्स्ट है, विच स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्स डज रिचर्ड क्रशर बिलोंग्स टू। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, 3 बार यह क्वेश्चन आ चुका है स्कूल ऑफ पोइट्स से। मेटाफिजिकल पोइट
रिचार्ड क्रशर बिलोंग करते हैं। तो यह सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनसे 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सी ड्वेल्स विथ ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई। यह जो फ्रेज है यह किसके द्वारा बोला गया है? तो यह जो फ्रेज है वह जॉन किट्स के द्वारा बोला गया है। कौन सा पोएम में बोला गया है? तो ऑड ऑन मेलंकली में यह फ्रेज को बोला गया है जॉन किट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्ले सेंट जॉन वाज रिटेन बाय। सेंट जॉन किसके द्वारा लिखा गया है? तो जीबी शॉ के द्वारा लिखा गया है इस प्ले को। नेक्स्ट है द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड वाज रिटेन बाय। तो जे.एम. सिंच के द्वारा यह वर्क को लिखा गया है और यह एक 3 एक्ट प्ले है और इसे परफॉर्म किया गया था एबे थिएटर डबलिन में। कब? 26 जनवरी 1907 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द लेडी ऑफ सैलोट वाज रिटेन बाय। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा यह जो लेडी ऑफ सैलोट है जो एक लिरिकल बैलेड है उसे लिखा गया था। नेक्स्ट है जैक्स डेरिडा इज द ओरिजिनेटर ऑफ ए मोड ऑफ रीडिंग नन एज। मतलब जैक्स डेरिडा किससे रिलेटेड है? तो डिकंस्ट्रक्शन से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है द टर्म ग्रामेटोलॉजी विच डिनोट्स अ जनरल साइंस ऑफ राइटिंग वाज यूज्ड बाय। ग्रामेटोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया है? मतलब जनरल साइंस ऑफ राइटिंग डिनोट करता है। तो जैक्स डेरिडा। डिकंस्ट्रक्शन साथ ग्रामेटोलॉजी। और जो यह ग्रामेटोलॉजी टर्म है वह डिनोट्स करता है जनरल साइंस ऑफ राइटिंग वाज यूज्ड बाय जैक्स डेरिडा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है द टर्म कल्चरल मैटेरियलिज्म इज फर्स्ट एसोसिएटेड विथ। जो यह टर्म है कल्चरल मैटेरियलिज्म यह किससे रिलेटेड है? तो रायमंड विलियम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ में मैकबेथ के साथ ट्रेजिक फ्लो क्या होता है? तो ओवर एम्बिशन। मैकबेथ जो कैरेक्टर होता है प्रोटैगोनिस्ट वह बहुत ही ज़्यादा ओवर एम्बिशियस मैन होता है, बहुत ही ज़्यादा इसके एम्बिशियस होते हैं जिसके कारण इसका डाउनफॉल हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ओवर एम्बिशन। नेक्स्ट है हु सेड गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड। यह जो लाइन है वह किसके द्वारा बोला गया है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा यह लाइन बोला गया है और इस लाइन को किस वर्क में लिखा गया है? तो पीपा पासेस। और इस पीपा पासेस रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1841 में पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ दिस लाइन इन व्हेन योर बैंगल्स कास्ट चार्म सर्कल एट माई फीट आई एम अबक्कू कॉलिंग फॉर द फर्स्ट एंड द रिपीटेड टाइम। यह जो लाइन है वह किसके द्वारा बोला गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक हिंट है अबक्कू, तो यह होल्सोइंका होगा। होल्सोइंका के द्वारा यह लाइन बोला गया है और यह जो होल्सोइंका है वह एक नाइजेरियन प्लेराइट थे। नेक्स्ट है द प्ले मर्डर एट द प्रेयर्स मीटिंग विच इनोक्स द टाइटल ऑफ इलियट्स मर्डर इन कैथेड्रल हैज बीन रिटन बाय। मतलब फ्रेंड्स यह जो प्ले है द प्ले मर्डर एट प्रेयर्स मीटिंग इसमें जो ये राइटर हैं लखन देव मर्डर इन द कैथेड्रल जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है उनसे ये टाइटल लिए हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज वेसेक्स सिग्निफाई। वेसेक्स का सिग्निफाई क्या है? मतलब वेसेक्स मतलब क्या है? तो यह एक रीजनल प्लेस था जहाँ पे बेस्ड मतलब सेटिंग
एक होता है ना सेटिंग किसी भी वर्क का, तो वेसेक्स एक सेटिंग था थॉमस हार्डी वेसेक्स पे बेस्ड ही अपने वर्क को लिखते थे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द एक्सक्यूट प्रोजेक्शन ऑफ हिज सिंपैथी विथ इंडियन ट्रेडिशन। तो इनमें से कौन सा बुक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है जिसमें उन्होंने इंडिया ट्रेडिशन पे सिंपैथी को दिखाया है? तो इसका आंसर होगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस बुक में इन्होंने इंडिया पे सिंपैथी दिखाया है। नेक्स्ट है विच ऑथर आर्ग्यूड दैट सिंबल्स इवोक द ग्रेट माइंड एंड ग्रेट मेमोरी। तो W.B. येट्स ने यह जो लाइन है वह इवोक किया है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द बुक विच इज नॉट ऑथर्ड बाय शशि देशपांडे। इन चारों में से कौन सा बुक शशि देशपांडे के द्वारा ऑथर्ड नहीं किया गया है? तो द लॉन्ग साइलेंस इन्होंने लिखा है, स्मॉल रेमेडीज, द बाइंडिंग वाइन, ये सब लिखा है, लेकिन अग्निगर्वा नहीं लिखा है। फ्रेंड्स, ऑल वीमेन इंडियन राइटर्स पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, लगभग आधे घंटे के होंगे या फिर उससे अधिक होंगे, पौने घंटे का। उस पर मैंने इंडिया के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीमेन इंडियन राइटर है, उनके वर्क है, उनके जीवन के बारे में मैंने इंडिविजुअली उस वीडियो में बना रखा है। इस चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ पे देख ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुरुंग लिटरेचर is the genre of literature that has emerged in। जो गुरुंग लिटरेचर है एक जोनरा है, वह कहाँ से इमर्ज हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया से यह गुरुंग जोनरा लिटरेचर इमर्ज हुआ है। नेक्स्ट है द 100 Years Wars was fought between England and। फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपने पढ़ा होगा कि 100 Years Wars होता है, वह किसके किसके बीच में होता है? तो इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में यह बैटल होता है, और 1337 से लेकर 1453 के बीच में होता है। इवन यह 116 ईयर का बैटल होता है, लेकिन इसे नाम दिया गया है 100 Years Wars। सुई ब्राइडहेड अ कैरेक्टर क्रिएटेड बाय थॉमस हार्डी फिगर इन। जो यह सुई ब्राइडहेड है वह कैरेक्टर थॉमस हार्डी के किस वर्क में है? तो ज्यूड द ऑब्सक्योर, जो लास्ट नॉवेल है थॉमस हार्डी का, उसमें यह कैरेक्टर है, और इस वर्क को ज्यूड द ऑब्सक्योर को पब्लिश किया गया है 1845 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे बाय वर्जीनिया वुल्फ इज ऑन फेमिनिज्म। वर्जीनिया वुल्फ के इन चारों में से कौन से वर्क है जिसमें फेमिनिज्म के बारे में बताया है? तो ए रूम ऑफ वंस ओन, इसमें इन्होंने फेमिनिज्म के बारे में बताई है, और इसमें वर्जीनिया वुल्फ ने शेक्सपियर के इमेजिनरी बहन को, सिस्टर को, जूडिथ शेक्सपियर को भी एग्जाम्पल दिया है। और इस वर्क में इन्होंने बताया है इस एसे में कि अगर वीमेन को एक खाली कमरा मिल जाए तो वह बहुत ही ज़्यादा अपनी लिखाई करेगी और आगे तरक्की करेगी। नेक्स्ट है हु फर्स्ट यूज द फ्रेज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। मतलब जो यह फ्रेज है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वह किसने क्वाइन किया, मतलब फर्स्ट यूज किया? तो विलियम जेम्स ने, जो जेम्स जॉयस के ब्रदर थे, इन्होंने अपनी एक बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में, जो 1890 में आया था यह बुक, इसमें इन्होंने यह टर्म को दिया था, फर्स्ट बार यूज किया था। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक द ब्लूएस्ट आईज। द ब्लूएस्ट आई का ऑथर कौन है? तो टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन का वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट फेवरेट यह बुक है, और जो टोनी मॉरिसन है वह अमेरिकन ऑथर थी, और इस वर्क को टोनी मॉरिसन ने 1970 में पब्लिश किया। नेक्स्ट है इन द नॉवेल ऑफ सन्स एंड लवर्स
D.H. Lawrence himself is represented by। सन्स एंड लवर जो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया जो एक मॉडर्न राइटर हैं, इसमें खुद को D.H. लॉरेंस खुद को क्या रिप्रेजेंट किए, कौन से कैरेक्टर से, तो पॉल मॉरेल के द्वारा खुद को रिप्रेजेंट किए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पोइट्स हु वाज मैरिड टू टेड ह्यूग। टेड ह्यूग के साथ इन चारों में से कौन से पोइट्स ने मैरिज किया था, तो सिल्विया प्लाथ जो एक अमेरिकन कॉन्फेशनल पोइट है, इन्होंने टेड ह्यूग के साथ मैरिज किया था। नेक्स्ट है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एटसेट्रा आर कंपोनेंट्स ऑफ। तो ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये सारे आते हैं, और मेटाफर, सिमली, एंजाइमेंट एटसेट्रा ये सारे आ जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट सब्सक्राइब टू द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। इनमें चारों में से कौन से राइटर हैं जो एग्जिस्टेंशलिज्म जो एक आइडिया है उसको सब्सक्राइब नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो एजी गार्डिनर के द्वारा यह आइडिया को फॉलो नहीं किया जाता है। फोनेटिक्स डील्स विथ, तो फोनेटिक्स डील्स करता है साउंड से, मतलब बोलने से। फोनेटिक्स सुनने में ही लग रहा है, तो यह स्पीच साउंड से डील करता है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द प्ले ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर। यह जो प्ले है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो टेनिसन विलियम जो एक अमेरिकन राइटर थे, उनके द्वारा यह वर्क को लिखा गया है। नेक्स्ट है, हु रोट द नॉवेल इंग्लिश अगस्त एंड इंडियन स्टोरी। तो उपमन्यु चटर्जी के द्वारा यह जो नॉवेल है इंग्लिश अगस्त, इसको लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। मतलब ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज कौन से ऑस्ट्रेलियन राइटर को अवार्ड किया गया था, तो पैट्रिक वाइट को सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है, और कब दिया गया था, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच भक्ति पोइट्स पोयम वेयर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन सा भक्ति पोइट्स का मतलब भक्ति कवि का पोयम है जिसे रविंद्रनाथ के टैगोर के द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। तो कबीर दास का जो पोयम है उसे इंग्लिश लैंग्वेज में रविंद्रनाथ टैगोर ने पब्लिश किया था, मतलब ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन एंड अदर प्लेज। फाइनल सॉल्यूशन का जो राइटर है वो कौन है, तो महेश दत्तानी के द्वारा फाइनल सॉल्यूशन लिखा गया है। नेक्स्ट है, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमैन इज द रियल नेम ऑफ। तो यह जो लंबा सा नाम है वह किनका है, तो मार्क ट्यून। मार्क ट्यून को अपना जो यह मिडिल या जो लॉन्ग नेम था वह पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मार्क ट्यून शॉर्ट नेम रखा था। नेक्स्ट है, गोरा बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज एन। तो गोरा क्या है, एक नॉवेल जॉनरा है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस वाज प्रोफाउंडेड बाय। आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, यह जो कॉन्सेप्ट है वह किसके द्वारा दिया गया है, तो लुइस पियरे अल्थाइजर के द्वारा यह दिया गया है। और यह जो लुइस अल्थाइजर हैं वह एक फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे इन विच पोएम ऑफ थॉमस ग्रे द क्विटेड लाइन अकर्स। यह जो लाइन है वह थॉमस ग्रे के कौन से पोएम में अकर हुआ है, तो एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसके लाइन हमेशा पूछे जाते हैं। इस पोएम में
इन्होंने यह लाइन को कोट किया है, मतलब लिया है। A.K. रामानुजन हैज कॉन्स्टेंटली ट्रांसलेटेड फ्रॉम। A.K. रामानुजन ने तमिल एंड कन्नड़ा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखें, तमिल और कन्नड़ा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T.S. Eliot द वेस्टलैंड कंक्लूड विथ अ फ्रेज फ्रॉम विच लैंग्वेज। मतलब जो T.S. Eliot का जो वेस्टलैंड है, जो 1922 में आया, उसका लास्ट लाइन कौन सा लैंग्वेज से समाप्त होता है? तो संस्कृत से। कौन सा वर्ड से? दत्त दयाधम दत्ता दमाद सॉरी। जो लास्ट फ्रेज है फ्रेंड्स, वह है शांति शांति शांति। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में मैं अटक गई थी, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते। चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू। तो चार्ल्स लैम्ब है, वह रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हु रोट द फेमस बुक मॉडर्न पेंटर्स। मॉडर्न पेंटर्स इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन रस्किन के द्वारा यह पोयम को लिखा गया है। नेक्स्ट है, T.S. Eliot द वेस्टलैंड वाज डेडिकेटेड टू। द वेस्टलैंड है, वह किसको डेडिकेट किए हैं T.S. Eliot ने? तो एजरा पॉन्ड को, क्योंकि एजरा पॉन्ड इनके गुरु थे और इन्होंने मतलब एजरा पॉन्ड को ही इन्होंने यह पोयम को डेडिकेट किया है। नेक्स्ट है, इंग्लिश ट्रेजेडी फॉलोड द मॉडल प्रोवाइडेड बाय। तो जो इंग्लिश ट्रेजेडी है, वह कौन सा मॉडल से आया है? तो सैनिका पैटर्न से इंग्लिश ट्रेजेडी आया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्रॉम होम डू वी गेट द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो जॉन किट्स के द्वारा यह टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी आया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय वाइक्लिफ। तो बाइबल को वाइक्लिफ ने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, जो उस समय ट्रांसलेशन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन विलियम वाइक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में। द एट्रीब्यूट फॉर विच ऑफ द रोमांटिक पोएम्स आर नन फॉर ईच। मतलब रोमांटिक पोएम में क्या क्वालिटी रहती थी किसी भी पोएम का? तो उसमें भर भर के लिरिकल क्वालिटी रहती थी रोमांटिक एज के पोएम में। हु वाज यूलिसिस। तो यूलिसिस कौन था? तो वह किंग ऑफ इथाका, मतलब कि इथाका का किंग था यूलिसिस। नेक्स्ट है, द लाइन आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मीन टू बी इज टेकन फ्रॉम विच पोएम ऑफ T.S. Eliot। तो T.S. Eliot ने द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock लिखा, जो बहुत ही अच्छी पोएम है। इसमें यह लाइन को लिखा है कि आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉट वाज मीन टू बी, यह लाइन को लिखा है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम सेठ हैज रिटन ए नॉवेल इन वर्स इन टाइटल। विक्रम सेठ ने कौन सा नॉवेल लिखा है इसमें? तो गोल्डन गेट को इन्होंने लिखा है। और फ्रेंड्स, विक्रम सेठ है, वह एक मेटाफिजिकल पोइट से घर लेके उसे फिर से रिनॉल्ट करवा के उस घर में यह विक्रम सेठ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए ग्रामेरियन फ्यूनरल्स वाज रिटन बाय। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा यह जो ग्रामेरियन फ्यूनरल्स है, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया है, उसे लिखा था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द मूवमेंट पोएट्री कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो मूवमेंट पोएट्री कब आया? तो आफ्टर 1942 में आया। फ्रेंड्स, मैंने मूवमेंट पोइट पे भी, एंग्री यंग मैन कॉन्सेप्ट पे भी वीडियो बना रखा है स्कूल ऑफ पोइट्स की सीरीज पे। तो वह सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर से देखें, इस वीडियो के चैनल पे
पड़े हुए हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर से देख ले फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हु रोट द नॉवेल कंगारू। कंगारू किसने लिखा है? तो D.H. लॉरेंस के द्वारा यह जो नॉवेल है कंगारू वह लिखा गया है 1923 में। और यह जो कंगारू नॉवेल है वह ऑस्ट्रेलिया में सेट है, मतलब इसका सेटिंग ऑस्ट्रेलिया में है। सोहराब एंड रुस्तम वाज मैथ्यू ऑर्लैंड इज इंस्पायर्ड बाय। तो सोहराब नामा से यह जो नरेटिव पोयम है इंस्पायर्ड है, जो मैथ्यू ऑर्लैंड के द्वारा लिखा गया है, और इस पोयम को 1832 में पब्लिश कराया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय एडवर्ड सेड। तो एडवर्ड सेड के द्वारा लिखा गया है ओरिएंटलिज्म 1978 में, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अरुण जोशी। तो इन चारों में से अरुण जोशी के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? तो कॉम्बैट ऑफ शैडो, यह अरुण जोशी के द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द पोएम टू हिज कोई मिस्ट्रेस। तो टू हिज कोई मिस्ट्रेस एंड्रयू मार्वल के द्वारा लिखा गया है, जो एक मेटाफिजिकल पोइट है। फ्रेंड्स, इस पोएम में टू हिज कोई मिस्ट्रेस में एंड्रयू मार्वल ने एक टर्म कार्पेडियम का यूज़ किया था, जिसका मतलब होता है सीज़र डे। और फ्रेंड्स, यह जो पोएम है वह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप ज़रूर से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज was printed in। विलियम शेक्सपियर ने 3 फोलियो को इंट्रोड्यूस किया था, अपने वर्क को उसमें पब्लिश करवाया था। पहला फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया, दूसरा है 1632 में जो सेकंड फोलियो के नाम से जाना जाता है, और एक तीसरा है फॉल्स फोलियो, उसमें भी इन्होंने वर्क को पब्लिश कराया था। सो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट फोलियो कब आया था, तो 1623 में फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर का आया था। नेक्स्ट है, विच वाज द पीरियड व्हेन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाज एट द वर्क ऑन द डिक्शनरी। सैमुअल जॉनसन के द्वारा जो डिक्शनरी लिखा गया था वह कब से कब लिखा गया था? तो वह लिखा गया था 1746 से लेकर 1755 के बीच में, और इस डिक्शनरी को पब्लिश कराया गया था 1755 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द राइम रॉयल इज यूज्ड इन। तो इन चारों वर्क्स में से किसमें राइम रॉयल को यूज किया गया था? तो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स जो चौसर के द्वारा लिखा गया है, इसमें इन्होंने राइम रॉयल का यूज किया था। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले वेटिंग फॉर गोडोट। वेटिंग फॉर गोडोट का जो राइटर हैं, ऑथर है, वो कौन है? तो सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट ने वेटिंग ऑफ गोडोट को लिखा था, और इसमें जो कैरेक्टर है वह है वाल्डीमीर, जो दीदी के नाम से जाना जाता है, और इस्ट्रागोन जो गोगो के नाम से जाना जाता है। तो मेन 2 कैरेक्टर हैं, और टोटल 4 कैरेक्टर है इसमें। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन सर्वाइवल द सेलिब्रेटेड कमेंट्री ऑन कैनेडियन लिटरेचर। तो मार्गरेट एटवुड जब कनाडा से बिलोंग करती थी, उन्होंने कैनेडियन लिटरेचर को लिखा है। नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स, ये जो मार्गरेट एटवुड है और एक मार्गरेट लॉरेंस है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैनेडियन राइटर है, उन पे मैंने इनके वर्क, उनके जन्म, कहाँ जन्म ली थी, कब से कब टाइम पीरियड, उनको बहुत ही अच्छे से मैंने इंडिविजुअली दोनों पे वीडियो बना रखा है इसी चैनल पे। तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि इनके वर्क को मेन एग्ज़ाम में, वेरियस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वन विच इज़ नॉट अ फेमस 20th सेंचुरी नॉवेल। तो 20th सेंचुरी में इनमें से कौन सा नॉवेल नहीं है? तो द तालिस्मैन
ये जो नॉवेल है वह 20th सेंचुरी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज द राइटर ऑफ अमेरिकन नॉवेल ग्रेप्स ऑफ वर्थ। तो ग्रेप्स ऑफ वर्थ किसके द्वारा लिखा गया है, जो एक अमेरिकन नॉवेल है। तो यह जो लिखा गया है वह है अस्टीन बेक के द्वारा लिखा गया है। जॉन अस्टिक बेक ने इस वर्क को लिखा है और इसे 1939 में पब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्क द एंग्लो सेक्शन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश हिस्ट्री में एंग्लो सेक्शन का पीरियड कब से कब था। तो 450 से लेकर 1066 एडी तक एंग्लो सेक्शन पीरियड चला था। नेक्स्ट है, सिडनी आर्केडिया इज एन। तो सिडनी के द्वारा जो आर्केडिया है वह क्या है। तो वह एक प्रोज रोमांस है। फिलिप सिडनी ने अपनी बहन के लिए यह बुक को लिखा था, लेकिन जब फिलिप सिडनी की बहन अपने अनुसार से शादी कर ली तो फिलिप सिडनी ने इस बुक को जला दिया, लेकिन इनकी बहन ने फिर से इस वर्क को लिखा और आगे कंटिन्यू किया। तो यह एक प्रोज रोमांस है जो फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पिलग्रिम्स वेयर देयर इन द कैंटरबरी टेल्स। तो कितने पिलग्रिम्स थे। तो 31 पिलग्रिम्स थे इस प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में। और प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को मैंने बहुत ही अच्छे से इस चैनल पे बता रखा है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म कोकोफोनी मीन्स। कोकोफोनी मीन्स क्या होता है। तो हार्श एंड रफ, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा रफ साउंड होता है उसे कोकोफोनी कहते हैं। फ्रेंड्स, लिटरेरी टर्म्स पे कोकोफोनी, इपिक एटसेट्रा जितने भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है और उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है। तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके सारे लिटरेरी टर्म्स को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं लिटरेरी टर्म से भी। नेक्स्ट है, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म विच इज़ अ टीचिंग मैनुअल फॉर द स्टडी ऑफ पोइट्री। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसके द्वारा लिखा गया है। तो आई रिचर्ड्स के द्वारा, जो एक न्यू क्रिटिसिज्म थे, इस वर्क को लिखा था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इपिस्टोलरी नॉवेल। मतलब जिस जोनरा में, जिस नॉवेल में, इपिस्टोलरी नॉवेल का एक जोनरा है जिसमें एक राइटर दूसरे राइटर से बात लेटर के जरिए करते हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो जोसेफ कॉर्नेट के द्वारा लिखा गया है, यह इपिस्टोलरी नॉवेल नहीं है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द पोएम पुअर वुमेन इन अ सिटी चर्च। इस पोएम को किसने लिखा है। तो सीमस हैनी ने इस पोएम को लिखा है और इसे पब्लिश किया है 1966 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ रोमांटिसिज्म। मतलब इस सारे वर्क्स में से किस वर्क्स को मैग्ना कार्टा रोमांटिसिज्म को कहते हैं। मतलब रोमांटिक्स एज का मैग्ना कार्टा कौन सा वर्क है। तो लिरिकल बैलेट जो एस.टी. कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कोलैबोरेशन वर्क में लिखा गया था 1798 में। नेक्स्ट है, विली लोमन इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज। तो डेथ ऑफ सेल्समैन जो 1949 में लिखा गया था, इस वर्क में विली लोमैन एक प्रोटागोनिस्ट होते हैं जो फादर का रोल किए होते हैं। नेक्स्ट है, विच इज नॉट एसेंशियली ए स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। मतलब इन चारों में से कौन सा इसेंशियल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, कौन सा स्किल नहीं है इसेंशियल। तो स्केलिंग ज़रूरत नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। नेक्स्ट है, टू आस्क अ स्टूडेंट टू रीड पोएम मीन्स टू टेस्ट दिस स्किल। यह एक कॉम्प्रीहेंशन है। नेक्स्ट है,
फ्रेंड्स मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर आप एक स्टूडेंट को किसी पोएम को पढ़ने बोलते हैं तो तो आप उस स्टूडेंट का कौन सा स्किल को परखते हैं, तो उसका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है उस स्टूडेंट का, उसको आप रखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवेल बाय रोहिंटन मिस्त्री। इन चारों में से रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा कौन सा नॉवेल नहीं लिखा गया है, तो सच ए लॉन्ग जर्नी लिखा गया है, फैमिली मैटर लिखा गया है, फाइन बैलेंस भी लिखा गया है, स्टोरी ऑफ फिरोजाबाद भी लिखा गया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका नॉवेल, लेकिन द विक्टिम नहीं लिखा गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस पोएम इज नॉट रिटन इन ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में फ्रेंड्स एक स्पीकर होता है, केवल वही बोलता है, और जो लिसनर होता है केवल सुनता है, कोई भी रिप्लाई नहीं देता, उसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। तो जो मॉडरेटरी ऑथर है वह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। बाकी यूलिसेस, द लास्ट राइड टुगेदर ब्राउनिंग के द्वारा, इवलियन हॉप, ये सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच ऑफ जॉन डन वर्क्स इज रिटन ऑन द लाइफ ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो ऑल फॉर लव जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा भी लिखा गया है, जिसका नाम है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। मतलब फ्रेंड्स जॉन डन, मतलब फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा था एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। इस पे बेस्ड जॉन राइडर ने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है ऑल फॉर लव। यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कांस्टेंट। इनमें से फर्स्ट प्ले शेक्सपियर का कौन सा है, तो हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 शेक्सपियर का कंसिडर किया जाता है फर्स्ट प्ले में। गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग बाय अरुणधति रॉय हैज फॉलोइंग कैरेक्टर। तो इसमें ममाची जो एक है वह एक कैरेक्टर होती है गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स में। नेक्स्ट है, द 12 नाइट इन द फेरी क्यून रिप्रेजेंट। तो जो 12 नाइट है, जो एक कैरेक्टर है फेरी क्यून में, वह क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वह रिप्रेजेंट करता है वर्चूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, L2 इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्टैंड्स फॉर। L2 मतलब टारगेट लैंग्वेज, L1 जो एक मदर लैंग्वेज होता है, L2 जो एक टारगेट लैंग्वेज होता है, जो वह क्या स्टैंड करता है, तो वह स्टैंड करता है एनी एक्वायर्ड लैंग्वेज आफ्टर मदर टंग। यानी कि मदर टंग चाहे आपका हिंदी हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, जब मदर टंग के बाद आप कोई दूसरी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं तो वह आपका L2 हो जाता है। नेक्स्ट है, ब्लेंडिंग, ब्लैक फॉर्मेशन, कंपाउंडिंग एंड क्लिपिंग आर फॉर्म ऑफ। तो यह वर्ड फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट डू यू कॉल द मिनिमम यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामर फंक्शन। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट क्या कहलाता है, तो मॉर्फिम को हम लोग स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट कहते हैं, मतलब वर्ड की छोटी इकाई। नेक्स्ट है, द पद्मा अवार्ड वेयर अनाउंस्ड बाय द राष्ट्रपति भवन इज एन एग्जाम्पल हो। तो यह किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है, तो यह एक मेटानोमी है, क्योंकि यहाँ पे पद्मा अवार्ड है वह राष्ट्रपति भवन में अनाउंस्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज प्रैग्मेटिक कहलाता है। मतलब स्टडी ऑफ इंटेंडेड मीनिंग कहलाता है प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द लैंग्वेज विच इज द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीलिंगुअल सिचुएशन who no native speaker is called पिजिन। फ्रेंड्स पिजिन है वह एक काम चलाओ लैंग्वेज होता है, क्योंकि
पिजिन में दो व्यक्ति जब बात करते हैं तो वह एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं जानते हैं, इसलिए वह तीसरा लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं ताकि वह कुछ भाषा बोल के वह अपना काम चला सके, तो वह पिजिन कहलाता है फ्रेंड्स। पिजिन के बाद क्रियोल आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी सॉसर, द स्पेसिफिक एक्ट ऑफ अ स्पीच और अटरेंस बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो वह पैरोल कहलाता है। लैंग होता है यूज ऑफ फ्रेंड्स, लैंग होता है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज और पैरोल होता है यूज ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ लैंग्वेज पैरोल कहलाता है। नेक्स्ट है जैकबसन डिस्क्राइब द वर्टिकल रिलेशन बिटवीन एनी सिंगल वर्ड इन अ सेंटेंस एंड अदर वर्ड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर इट एज रिलेशन, तो वह प्राडिग्मेटिक कहलाता है। नेक्स्ट है भक्तिन, मिकाइल भक्तिन्स argued that no living word relates to its object in a singular way is the basis of, तो यह कहलाता है डायलोजिज्म। तो डायलोजिज्म क्या है, तो भक्तिन के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया है जहाँ that no living word relate to its object in a singular way is the basis of dialogism. Dialogism refers to the use of conservation or shared dialogue to explore the meaning of something, मतलब किसी भी वर्ड मीनिंग को एक्सप्लोर करना ही डायलॉग कहलाता है। नेक्स्ट है विच पोएम ऑफ निसिम एजिकियल डील विद द सेंटिमेंट ऑफ मदर्स, तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। इस पोएम में निसिम एजिकियल के मदर को एक बिच्छू काट लेता है। जब वह रिकवर हो जाती है तो वह बोलती है कि ठीक है, यह बिच्छू मुझे काटा, मेरे बच्चे को नहीं काटा, नहीं तो उसे कितना दर्द होता। तो इस तरह से इस पोएम में निसिम एजिकियल ने अपनी मदर का सेंटिमेंट दिखाया है। और फ्रेंड्स यह जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है वह अपने कलेक्शन द एग्जैक्ट नेम में पब्लिश कराया था निसिम एजिकियल ने। नेक्स्ट है नमोदय दसाल, लक्ष्मण गायकवाड़, अरुण दंगल एंड हीरा बंसोद आर रिप्रेजेंटेटिव राइटर्स। ये जो राइटर्स है वो दलित लिटरेचर से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दलित लिटरेचर में क्या था कि पहले छुआछूत तो होता था, तो उसी पे बेस्ड ये सारे राइटर अपने वर्क को लिखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से के परिवार में से बिलोंग करती है, उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है वह कौन सा है, तो प्रिजन एंड चॉकलेट केक, यह एक इनका जीवनी कथा है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ गजर गोचर, तो इसका जो राइटर है वो कौन है, तो विवेक सनबाग इस वर्क को लिखे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैप्टर आर देयर इन नाट्य शास्त्र। जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है नाट्य शास्त्र वह कितने चैप्टर में है, तो 36 चैप्टर में है। और कितने डायलॉग है, तो कितने लाइन्स है, तो 6000 लाइन्स है, वर्स है, पोइटिक वर्स है फ्रेंड्स। और इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसा एंड भाव का थ्योरी को दिया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो रसा थ्योरी भाव थ्योरी है वह 9 है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको देख लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। फ्रेंड्स यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। और फ्रेंड्स इस वीडियो के बीच में मैं थोड़ा सा अटक गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि इतना देर तक पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी नर्वसनेस हो जाती है, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड फ्रेंड्स यह सीरीज ज़रूर से देखिए। यह सीरीज MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यूज़फुल है ही, MP सेट होता है उसके लिए यूज़फुल है, और
किसी भी स्टेट से सेट एग्ज़ाम, यूजीसी नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी जो सीरीज़ है या जो वीडियो है, यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये इसका जो 1 to 200 क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला पे भेज रखा है। तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके या पीडीएफ नोट्स को ले सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर से ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल अबाउट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हम लोगों ने कर रखा है फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं कि 3 मार्च को एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो थोड़ी सी डीमोटिवेशन है हमारे लिए, लेकिन अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी है। ऑल द बेस्ट। 100% अपना दे के आइएगा, चाहे सिलेक्शन हो या नहीं हो, अपना 100% देना ही देना है फ्रेंड्स। यह वीडियो कैसी लगी और यह फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। और वीडियो यह थोड़ी भी हेल्पफुल लगे आपको देख के, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें और सब्सक्राइब ज़रूर से करें फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।